Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is Liang Tedoneng Cave. ये जो लियांग टेडोनेंग केव है ये कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें से बनता है, ये केव जो है ये कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है। तो आप जो है अपने एटलस में चेक करके देखो कि जो इंडोनेशिया जो स्टेट है या कंट्री है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है और ये इक्वेटर से कितनी दूर है, या इक्वेटर इसको पास करता है या नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये आर्ट आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये आपको एक पिग का आर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट है। उसकी ये पिक्चर है, किसकी पिक्चर है? ये वाइल्ड पिग की पिक्चर है। जो कब पेंट की गई? ये आज से 45,500 ईयर्स अगो जो थी ये पेंटिंग जो थी ये पेंट की गई। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट कौन सा है, तो दैट इज इन इंडोनेशिया और उस केव आर्ट का नाम क्या है? लियांग टेडोनेंग केव। तो द सुलावासी वाटी पिग पेंटिंग वॉज फाउंडेड इन द लाइमस्टोन केव ऑफ द लियांग टेडोनेंग। तो ये जो इस पिग का जो नाम है इसको वाटी पिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाटी पिग बोलते हैं। तो कहां पे है ये? इंडोनेशिया में है। तो वाटी पिग डेपिकेटेड इन द पेंटिंग इज एंडेमिक टू द इंडोनेशियन आइलैंड। ठीक है, तो ये एंडेमिक कहाँ का है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशियन आइलैंड का ही एंडेमिक है, वहीं का नेटिव है। तो इसीलिए जो ये है ये करंटली ये न्यूज में आया है। तो और आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ये कौन से कंट्री में है और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव आर्ट है। और ये जो इस आर्ट में किसकी जो ड्राइंग आपको दिख रही है, आपको एक पिग की ड्राइंग दिख रही है। उस पिग का नाम क्या बोला जाता है वहां पे? वाटी पिग, जो एंडेमिक है कहाँ का? इंडोनेशियन आइलैंड का। तो वहां पे एक बूगीज कम्युनिटी है। क्या नाम है उस कम्युनिटी का? बूगीज कम्युनिटी। ठीक है, तो जो बूगीज कम्युनिटी है वो वहां पे उस वैली में रहती है और वो क्लेम करती है कि यहाँ पे आज तक कोई भी वेस्टर्नर जो है वो विजिट नहीं किया है। तो ये आप देख रहे हो जो ये एरिया है ये बहुत अनटच्ड एरिया है, यहाँ पे बाहर के लोगों ने एंटर नहीं किया है। तो आपसे अगर इसकी जो कम्युनिटी पूछी जाती है, नेटिव कम्युनिटी पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? बूगीज कम्युनिटी। तो द प्रीवियसली ओल्डेस्ट डेटेड रॉक आर्ट सीन एटलीस्ट 43,900 ईयर्स old was a depiction of the hybrid human animal beings hunting Sulawesi वाटी pigs and dwarf वोविड्स। तो वो सबसे पुरानी पेंटिंग थी। और अब जो है वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो पेंटिंग है वो कौन सी है? और उस पेंटिंग का नाम है लियांग टेडोनेंग केव, जो वाटी पिग की पेंटिंग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। केरला असेंबली रिजेक्ट्स मोशन टू रिमूव स्पीकर। केरला के असेंबली ने रिजेक्ट किया है, एक मोशन रिजेक्ट किया है कि स्पीकर को हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि केरला असेंबली ने रिसेंटली रिजेक्ट किया एक मोशन जो एक ऑपोजिशन पार्टी ने जो था मोशन को पास किया। किसके लिए? फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो श्री रामाकृष्णा एलिजिंग हिज रोल इन द डिप्लोमेटिक चैनल गोल्ड स्मगलिंग केस में। तो उनके ये कुछ न्यूज थी कि वहां के जो स्पीकर है वो कुछ गोल्ड स्मगलिंग केस में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए उनको रिमूव करने का मोशन पास किया गया था। तो हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट किस लिए है? जस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर। ये स्पीकर जो है वो कैसे रिमूव होता है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है जो रिमूवल ऑफ स्पीकर के बारे में बात करता है इन द स्टेट असेंबलीज, वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 179 क्लॉज 6। 179 क्लॉज जो सी है वो जो है वो क्या करता है? प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज अ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ एन असेंबली may be removed from his office by a resolution of the assembly passed by majority of all the members present and voting। तो क्या करेंगे? जो स्पेशल मेजोरिटी से जो स्पीकर जो है वो रिमूव होता है असेंबली का। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन के 179 क्लॉज सी में। ठीक है, तो
एक उसमें एक क्लॉज में मेंशन है, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस शैल बी मूव्ड unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। तो 14 दिनों का जो है एक नोटिस दिया जाता है, किसको? एटलीस्ट 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है स्पीकर को कि हम जो है अब जो रेजोल्यूशन है आपके लिए जो है ये रेजोल्यूशन हम ला रहे हैं आपको रिमूव करने के लिए। तो आप जो है इससे आपको क्या पता चलता है कि स्पीकर जो है वो करंट में है, तो आपको स्पीकर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल उसके प्रोसीजर हैं या उसके जो आर्टिकल्स हैं वो आपको सब पता होना चाहिए, उसका रिमूवल का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। यहाँ बात तो हुई असेंबली की, तो आप जो है अपनी नोट्स में से या गूगल करके लोकसभा के स्पीकर का भी जो है वो प्लीज पढ़ें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। The next news is स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये एक एंटी एयरफील्ड वेपन है। तो डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इसके ट्रायल को। ठीक है, डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड कैप्टिव एंड रिलीज ट्रायल ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। कहां से? उसमें जो एयरक्राफ्ट यूज हो रहा है उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? हॉक 1। क्या नाम है उस एयरक्राफ्ट का? हॉक 1। हॉक 1 किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और ये कहां से जो है ये लॉन्च होगा? ओडिशा कोस्ट से। ठीक है, तो ये है क्या? ये है कि एंटी एयरफील्ड वेपन है जो कितने केजी का है? 125 केजी का है। ये स्मार्ट वेपन है, कैपेबल है ऑफ एंगेजिंग ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड एसेट्स सच एज रडार्स, बंकर, टैक्सी ट्रक्स एंड रनवेज। जब भी कोई एनिमी कंट्री होगी, जब अब वो रनवे से अपने जाती है, कोई प्लेन्स को लेके जाती है या किसी को लेके जाती है, तो वो जो है ये जो स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन है जो 125 केजी का है, ये क्या करेगा? ये ग्राउंड के जो एनिमी के जो ग्राउंड पे जो एयरफील्ड एसेट्स होंगे ये उनको क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है। कितनी रेंज तक? अप टू अ रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो ये आपके जो डिफेंस पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटी एयरफील्ड वेपन जो है वो क्या है और वो उसको जो है कौन से एयरप्लेन से जो है वो लॉन्च किया गया है और उस प्लेन का जो नाम है वो क्या है और कौन सी इंडस्ट्री ने उस प्लेन को बनाया है। द नेक्स्ट न्यूज इज श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सॉल्यूशन। ये क्या हुआ था? जब कोरोना टाइम पे बहुत ज्यादा जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, वो अपने स्टेट की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके लिए जो डाटा, जो डिजिटल डाटा इकट्ठा किया गया है, तो उसका नाम है श्रम शक्ति डिजिटल डाटा सॉल्यूशन। ये किसने लॉन्च किया है? टू बी लॉन्च जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड गोवा के गवर्नमेंट ने। ये एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है। इसका एम क्या है? aimed at the smooth functioning of national as well as state level programs for the migrant workers के लिए। ठीक है, तो ये एक पोर्टल बनाया गया है कि उस पोर्टल में जो जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनका डाटा है और इसकी जो एम है वो क्या है कि स्मूथली फंक्शनिंग हो सके नेशनल और स्टेट लेवल प्रोग्राम्स की, जैसे मनरेगा हो गया। ठीक है, उन ऐसे प्रोग्राम्स की अच्छी से मॉनिटरिंग कर पाए। ठीक है, फॉर माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया प्रपोजेस टू एक्सपैंड रिसर्च टूरिज्म इन द आर्टिक। इंडिया ने एक प्रपोजल लाया है, एक ड्राफ्ट लाया है, उसका ड्राफ्ट का नाम है आर्टिक पॉलिसी। ठीक है, इंडिया ने क्या किया? एक नया ड्राफ्ट पॉलिसी लाई है। ठीक है, तो आप जो है ये मैप में देख रहे हैं आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन के बिल्कुल सेंटर पे कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिक रीजन के जो सेंटर में है वो कौन सा पोल है। तो इंडिया ने एक न्यू ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी बनाई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ड्राफ्ट जो है ना अभी वो आई नहीं है, खाली वो पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है, तो वो जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिक जो पॉलिसी है वो हमारी इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें स्ट्रेटेजिकली क्या हम चीजें देखने को मिलती हैं कि वो जो है वो इतना इंपॉर्टेंस रखती है। तो इंडियाज आर्टिक पॉलिसी रोड मैप फॉर सस्टेनेबल एंगेजमेंट ड्राफ्ट जो है इसमें 5 पिलर्स का मेंशन है। क्या है वो 5 पिलर्स? साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज,
science and research activities, economic and human development cooperation, transportation and connectivity, governance and international cooperation, national capacity building। ये कुछ पिलर्स हैं, इस पिलर्स के बेसिस पे जो है ये पॉलिसी को फ्रेम किया गया। बेसिकली ये हाईलाइट क्या है, अगर मैं बात करती हूँ हाईलाइट क्या है इस पॉलिसी की, ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी कमिट करती है कि हम एक्सपैंड करेंगे साइंटिफिक और रिसर्च प्रोग्राम को, किसके लिए, फॉर द सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए एंड मिनरल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। कहां पे, आर्टिक रीजन में। ठीक है, द ड्राफ्ट स्पेल्स आउट गोल्स इन इंडिया आर्टिक मिशन सच एज टू बेटर अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एंड क्लाइमेट रिलेटेड लिंकेजेस बिटवीन द आर्टिक एज वेल एज इंडियन मॉनसून। तो उनके बीच में जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड लिंकेजेस हैं उनको स्टडी करने के लिए कि हम उनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, इसीलिए ये जो है इस पॉलिसी में जो है गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रही है। इट ऑल्सो सीक्स टू हार्मोनाइज पोलर रिसर्च विद द थर्ड पोल। तो अब मैं आपको बता दूं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। जो थर्ड पोल किसको बोला जाता है, हिमालय को। अब जो पोल्स हैं क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पोल्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। और अदर देन पोल्स सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं बर्फ कहाँ पे देखने को मिलती है, वो मिलती है हिमालयाज में। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये जो हमने जो इसको आर्टिक पॉलिसी जो है वो बनाई है। The policies calls for exploration opportunities for responsible exploration of natural resources and minerals from the Arctic and identifying opportunities for investment in Arctic infrastructures। कौन से एरियाज में, इन एरियाज सच एज ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, पोर्ट्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स। ठीक है, अब मैं बात करती हूं आर्कटिक रीजन की। ठीक है, तो आर्कटिक रीजन में अपने एटलस से देख के बताओ आर्कटिक रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं आर्कटिक रीजन में, जैसे है कनाडा, नंबर 1 इज कनाडा। ठीक है, कनाडा है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, रशिया है, यूएसए है। यूएसए का कौन सा पार्ट, अलास्का वाला, फिनलैंड है, स्वीडन है एंड आइसलैंड। ये कुछ जो है कंट्रीज जो हैं आपको 8 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। क्या आर्टिक ओशन भी एक आर्टिक काउंसिल करके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है उसका, आर्टिक काउंसिल। तो इसमें वो कंट्रीज हैं जो आर्टिक रीजन के आसपास है। तो क्या जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम इज अ पार्ट ऑफ आर्टिक रीजन और नॉट। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो आर्टिक काउंसिल का पार्ट है या नहीं है। तो अब मैं बात करती हूँ आर्टिक काउंसिल की। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। द रीजन इज होम टू ऑलमोस्ट 4 मिलियन इनहेबिटेंट्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। तो इंडिया की कुछ ऑलरेडी रिसर्च जो स्टेशन है वो आर्कटिक रीजन में है और उस रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है, हिमाद्री। ठीक है, इंडिया क्या हिमाद्री जो है इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पे, आर्कटिक रीजन में। तो इस आर्कटिक रीजन जो आर्कटिक मैंने आपको काउंसिल बताई, इंडिया इसका ऑब्जर्वर जो कंट्री है, चाइना भी इसका ऑब्जर्वर कंट्री है। तो जो इंडिया का जो स्टेटस था वो कब रिन्यू हुआ, ये रिन्यू हुआ है 2018 में। तो इंडिया को ये स्टेटस, ऑब्जर्वर स्टेटस कौन से ईयर में मिला है, 2013 में। तो ये आर्कटिक स्टडी जो है हमारे इंडिया के लिए इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम जो है कुछ पॉलिसीज ड्राफ्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक रीजन के लिए। दो नन ऑफ इंडियन टेरिटरी डायरेक्टली फॉल्स इन द आर्कटिक रीजन, it is a crucial area as the Arctic influences atmospheric, oceanographic and biochemical cycles of the Earth ecosystem. So, due to the climate change, the region faces loss of sea ice, ice cap and warming of the ocean, which in turn impacts the global climate. The frigid Arctic, which keeps losing ice due to global warming, is one of the batteries feeding the variation in Indian monsoon. ठीक है, तो इनकी वजह से हमारा जो इंडियन मानसून है ये भी बहुत इसको इफेक्ट करता है।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आर्कटिक रीजन वाला, तो आप प्लीज इसको डिटेल में पढ़ें। द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज स्पार्कल सोलर प्रोब। ये मिशन जो है ये कौन सी कंट्री की जो रिसर्च विंग है उसका मिशन है? ये है नासा का मिशन है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है सोलर प्रोब, तो ये किसके लिए है? फॉर द सन के लिए। तो अब जो है ये रिसेंट न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने अपना 7th सक्सेसफुल स्विंग किया है अराउंड द सन। तो आज तक कोई भी ऐसी चीज सन के इतनी करीब नहीं गई है जितना करीब कौन गया है? पार्कर सोलर probe. None are closer than the Parker Solar Probe, which passed just 8.4 million miles from the sun's surface while flying at 289,932 miles per hour on January 17. Now, just over 2 years into this 7-year mission, the Parker Solar Probe spacecraft will eventually travel within 4 million miles of the sun surface. तो ऐसी कोई भी चीज आज तक जो है सन के इतने जो पास है वो नहीं गई जितना पास ये गया है। तो अब हम बात करते हैं इस मिशन के बारे में। तो नासा का ये हिस्टोरिक मिशन है जिसका नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। तो ये जो मिशन है ये क्यों बनाया गया? ये मिशन क्या करेगा? विल रेवोल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन। ठीक है, सन की अंडरस्टैंडिंग जो होगी, जो आज की अंडरस्टैंडिंग है, और जब ये मिशन पूरा कंप्लीट होगा, ये 7 इयर्स का मिशन है, अभी इसको सिर्फ 2 इयर्स हुए हैं और अभी भी ये तो सन के पास पहुंच गया है। तो सन के जितने भी चेंजिंग कंडीशंस है जो प्रोपोगेट होती हैं सोलर सिस्टम में, उसके बारे में ये बताएगा, जो इफेक्ट करती है अर्थ को और अदर वर्ल्ड्स को। पार्कर सोलर प्रोब विल ट्रेवल थ्रू सन एटमॉस्फेयर क्लोजर टू द सरफेस देन एनी स्पेसक्राफ्ट बिफोर इट, facing brutal heat and radiation conditions and ultimately providing humanity with the closest ever observation of the star। तो ये एक ऐसा मिशन है जो हमें बिल्कुल अर्थ के इतना पास ले जाएगा कि आज तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है, और अर्थ के पास की सन के पास की ये सारी की सारी हमें तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर। अभी इसको सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, ये टोटल 7 इयर्स का मिशन है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुम फर्स्ट एवर ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स एंटर इनटू फोर्स। किसके अंडर जो पहली ऐसी ट्रीटी थी जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को बैन किया, वो किसके अंडर जो थी वो साइन हुई? तो आंसर इज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने जो न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने की ट्रीटी बनाई है, ऑल्दो जितने भी 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जैसे यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। तो टोटल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कितनी हैं? 9। तो उसमें से किसी भी एक भी स्टेट ने इस ट्रीटी को जो है वो साइन नहीं किया है। इन स्टेट्स के अलावा जापान ने भी जो है उसको साइन नहीं किया है। तो बट ये जो है ये पहली एक ऐसी ट्रीटी बनी है, ठीक है, जो किसके लिए बैन किया है? जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को, वो किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने। सृष्टि गोस्वामी became the chief minister of which state for 1 day on January 24th on the National Girl Child Day? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनी है उत्तराखंड की नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे। तो आपका एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, तो सृष्टि गोस्वामी स्टूडेंट है बीएससी एग्रीकल्चर की रूरकी बेस्ड इंस्टीट्यूशन में। इसको चूज किया गया फॉर द ऑनर आफ्टर शी वाज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर इन अ मॉक बाल विद्वान सभा in a symbolic event organized by State Commission in the year 2018. Next question is India first gas to ethanol plant will be set up in which state? तो इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट कौन सी स्टेट में जो है सेट किया गया है? दैट इज इन महाराष्ट्र। तो हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सेंटर की हेल्प के साथ प्लान किया है कि वो अब इंडिया का पहला गैस टू एथेनॉल प्लांट जो है
महाराष्ट्र में सेटअप करने जा रही है, और उस प्लांट जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में कहाँ पे, चंद्रपुर में, ठीक है, चंद्रपुर में जो है इस प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 in the individual category of the award? The answer is राजेंद्र कुमार भंडारी। राजेंद्र कुमार भंडारी को एक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। और राजेंद्र कुमार भंडारी को क्यों ये जो है एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में, क्यों? फॉर द इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेस सर्विस इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में इनको ये जो कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये प्राइज जो है वो मिला है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।